वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग यूनिट 6 में तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर समझेंगे मूड और फिगर स्टेटमेंट में क्या होता है। फैलेसीज देखेंगे। फैलेसीज का मतलब होता है मिस्टेक्स। इसमें देखेंगे हम फॉर्मल फैलेसीज और इनफॉर्मल फैलेसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले क्लास में हम लोग ने क्या किया था। तो हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस क्या थे। ए, ई, आई और ओ। तो ए क्या था? यह था आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव। ई क्या था? ई था आपका यूनिवर्सल नेगेटिव। आई क्या था? आई था आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव। और ओ में क्या था? वो था आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑल रहता था एंड दैट वाज अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम क्या बोल देते? दैट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में नो रहता था, मतलब यूनिवर्सल होता था और वो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस होता था, तो उससे कहते थे हम लोग ई टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में पहले सम होता या फिर फ्यू, मतलब कोई भी पर्टिकुलर अगर सेंटेंस होता और वो नेगेटिव पॉजिटिव होता, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? आई टाइप ऑफ सेंटेंस। रो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है? अगर किसी की सेंटेंस के सामने सम रहता और वो नेगेटिव सेंस में रहते हैं, तो उसे वो टाइप ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मूड क्या होता है। तो जब प्रीमाइसेस में हम लोग को मूड देखने के लिए बोला जाता है, मूड होता है मतलब सेंटेंस किस टाइप का है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पर E1। E1 मतलब प्रीमाइस वन। प्रीमाइस वन में सेंटेंस लेता हूँ मैं, ऑल कैट्स लाइक मिल्क। और P2 में टॉम इज अ कैट। तो फिर यहाँ कंक्लूजन क्या होगा मेरा? टॉम लाइक्स मिल्क। अब मुझे अगर बताया जाए कि इस सेंटेंस का मुझे मूड निकालना है, इस सेंटेंस में मूड क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ऑल कैट्स लाइक मिल्क, ये किस टाइप का सेंटेंस है? ए, ई, आई, ओ। ये जो चार टाइप के सेंटेंसेस हम लोग ने पढ़े थे, उनमें से कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? तो ये है आपका ए टाइप, क्योंकि ये क्या है? ये है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल कैट्स लाइक मिल्क। उसके बाद P2 देखेंगे। P2 में क्या लिखा हुआ? टॉम इज अ कैट। तो यहाँ पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा, और पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस क्या था हम लोग का? पर्टिकुलर पॉजिटिव देख सकते हैं यहाँ पर आई। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव में हम लोग का आई टाइप। और आखिरी सेंटेंस देखेंगे टॉम लाइक मिल्क, टॉम लाइक्स मिल्क। तो ये भी आपका आई टाइप। तो मूड ऑफ द सेंटेंस आपका क्या हो गया आखिर में? मूड ऑफ द सेंटेंस हो गया आपका ए, आई, आई। ये हो गया आपका मूड ऑफ द सेंटेंस। तो मूड ऑफ द सेंटेंस क्या है?
सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है उसके अनुसार ये बताया जाता है। चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है प्रीमाइस 1 में कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। और प्रीमाइस 2 में दिया हुआ है सम एनिमल्स आर वाइल्ड। तो इसमें कंक्लूजन क्या होगा? सम कैट्स आर वाइल्ड। तो इसमें चलिए फिर से देखते हैं कि इसका मूड क्या होगा। अगर पहला देखा जाए ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो ये कौन सा टाइप हो गया? ये हो गया मेरा ए टाइप। फिर देखेंगे सम एनिमल्स आर वाइल्ड। सम एनिमल्स आर वाइल्ड कौन सा हो गया मेरा? ये हो गया मेरा आई टाइप। ये है पर्टिकुलर पॉजिटिव आई टाइप। और आखिर में जो है सम कैट्स आर वाइल्ड, ये भी क्या हो गया मेरा आई टाइप का सेंटेंस। therefore मेरा मूड क्या हो जाएगा? ए आई आई। चलिए इसको और एक एग्जांपल से देखते हैं और फिर हम लोग चलेंगे फिगर ऑफ द सेंटेंस पे। तो यहाँ पर मैं P1 में लिखूंगा some lions eat meat। सेकेंड में लिखूंगा मैं all lions are omnivore। और इसका कंक्लूजन क्या होगा? some omnivore eat meat। तो इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। ये आपको आसान है, आपको खाली देखना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है ये। तो आई होप आप लोग ने खुद से इसको सॉल्व कर लिया है। अब चलिए देखते हैं। सम एनिमल्स ईट मीट, ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये है आपका आई टाइप। ये है आपका आई टाइप। ऑल लायंस आर ओमनिवोर, ये कौन सा टाइप है? ये आपका ए टाइप। सम ओमनिवोर्स ईट मीट, तो ये कौन सा टाइप हो गया? ये भी हो गया मेरा ए टाइप। तो देयरफॉर मूड ऑफ द सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? आई ए आई।
आई होप मूड आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया। अब समझेंगे फिगर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। फिगर ऑफ द सेंटेंस अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाता है आपका पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होता है। मिडिल टर्म वो होते हैं जो कि दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट है। तो मिडिल टर्म is present in both premises। और आपको सिर्फ इसको याद रखना है, जो कि आपको एक बार देखने से याद हो जाएगा डायग्राम। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये आ गया मेरा 4। इस टाइम डायग्राम को आपको याद रखना है 1 2 3 4। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले वाला ही एग्जाम्पल्स लेते हैं। E1 में है आपका all cats are animals। all cats are animals। और आपके P2 में क्या दिया हुआ है? P2 में दिया हुआ है some animals are wild। तो अब दो प्रेमाइसेस दिए हुए हैं, आपको पूछा है कि इसका आपको फिगर निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, में से आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा। मिडिल टर्म क्या है? द मिडिल टर्म इज प्रेजेंट इन बोथ प्रेमाइसेस। तो कौन सा वर्ड आपका दोनों प्रेमाइस में प्रेजेंट है? वो है आपके एनिमल्स, एनिमल। और ये रहा आपका एनिमल्स। तो आपका मिडिल टर्म क्या हो गया? एनिमल्स। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो हम लोग ड्राइंग करेंगे, जो हम लोग ने पहले सीखा था। तो 3 और ये 1 2 3। इसमें अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म कैसा है? एक ऊपर एक, ऐसे रिलेशन बना रहे हैं। ऐसे अगर रिलेशन बनाए तो कौन सा फिगर होगा? ये होगा आपका नंबर 4। तो द फिगर इज 4। इतना आसान है, आपको सिर्फ मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म का पोजीशन क्या होगा, उसके अनुसार ही इसका आंसर होगा। तो द फिगर ऑफ दिस स्टेटमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट है नंबर 4। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ में आएगा। P1 some lions eat meat।
सम लायंस ईट मीट। फिर P2 क्या होगा मेरा? P2 होगा ऑल लायंस आर ओमनीवोर। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? इस सेंटेंस या फिर आर्ग्यूमेंट में आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा? अगर मिडिल टर्म देखा जाए तो मिडिल टर्म कौन सा है? तो फिर मेरा मिडिल टर्म है लायंस। मेरा मिडिल टर्म तो मेरा मिडिल टर्म कौन सा हो गया? मिडिल टर्म हो गया मेरा अब मुझे फिर से वही डायग्राम बनाना है। 1 2 3 4। अब मिडिल टर्म का मुझे पोजीशन देखना है कौन सा है। ये देखिए अप और डाउन ये हो जाएगा मेरा। तो फिगर ऑफ द सेंटेंस होगा 3। चलिए लास्ट एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा P1 क्या हो जाएगा? P1 है मेरा ऑल कैट्स लाइक मिल्क। और P2 क्या है मेरा? P2 में दिया हुआ है मेरा टॉम इज अ कैट। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि मिडिल टर्म कौन सा है। ऐसा एक टर्म जो दोनों प्रेमाइसेस में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म देखा जाए तो मिडिल टर्म कौन सा होगा मेरा? मिडिल टर्म है मेरा कैट्स। ये रहा। तो मेरा मिडिल टर्म क्या हो गया? अब फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। 1 2 तो यहाँ पर अगर कैट्स का देखा जाए तो कैसे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1। तो द फिगर ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज 1। तो ये हो गया मेरा मूड्स एंड फिगर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैलेसीज। फैलेसी की अगर बात की जाए तो फैलेसी का मतलब क्या होता है? फैलेसी का मतलब होता है आपका मिस्टेक। सेंटेंस में हम लोग जो मिस्टेक करते हैं उसे कहा जाता है फैलेसी। अब ये फैलेसी आपके दो प्रकार के होते हैं। फैलेसी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका फॉर्मल फैलेसी
एक है आपका फॉर्मल फैलेसी और दूसरा है आपका इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर में कुछ गलत है, जो सेंटेंस बनाया गया उसके स्ट्रक्चर में कुछ गलत है। और इनफॉर्मल फैलेसी का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस के कंटेंट में या अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत है। तो इसके बारे में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, वहां पर आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। खाली इसको याद रखिए कि फॉर्मल फैलेसी कब होता है, जब स्ट्रक्चर का कुछ मिस्टेक होता है, और इनफॉर्मल फैलेसी कब होते हैं, जब कंटेंट में कोई मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। और फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होता है, ये आपसे काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि फॉर्मल फैलेसीज क्या होता है। तो फॉर्मल फैलेसीज ऐसे मैंने पहले ही बताया, फॉर्मल फैलेसीज कब होते हैं, जब कोई मिस्टेक होता है आपके स्ट्रक्चर में, सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर कोई मिस्टेक रहा तो फिर होता है आपका फॉर्मल फैलेसी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, ऑल कैट्स लाइक मिल्क, P2 में लिखो ये टॉम इज अ कैट। कंक्लूशन में यहाँ पर अगर लिखूं मैं, टॉम लाइक्स फिश, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मल फैलेसी, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि टॉम को मछली पसंद है, या फिर मछली के बारे में कोई भी जगह पे डिस्कस नहीं किया गया है। तो जब मैं लिखता हूँ कि टॉम लाइक्स फिश, ये क्या हो जाता है, फॉर्मल फैलेसी, क्योंकि यहाँ पर आप प्रेमाइसेस से सही लॉजिक नहीं यूज कर रहे हो, जो लॉजिक है वो सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, इसे कहा जाता है फॉर्मल फैलेसी। इसका और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। प्रीमाइस 1 में लिखता हूँ, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। P2 में मैं लिखता हूँ, ऑल एनिमल्स आर, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। और कंक्लूशन में मैं लिखता हूँ, ऑल बर्ड्स आर कैट। प्रेमाइस 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। प्रेमाइस 2 में लिखा हुआ है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। कंक्लूशन में लिखा हुआ है, ऑल बर्ड्स आर कैट्स। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, आपके नॉलेज से आपको खाली यही देखना है कि लॉजिक को सही तरीके से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये कोई फैलेसी है या फिर सही तरीके से दिया हुआ है। कंक्लूजन सही है आपका। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और सबसे अच्छा है कि आप अगर वेन डायग्राम बना के इसको समझेंगे तब ज्यादा अच्छा होगा। एक बार खुद से इसको कोशिश कीजिए समझने का।
तो ये सेंटेंस क्या है, इसमें आपका फैलेसी है, ऑल बर्ड्स आर कैट्स। चलिए इसको देखते हैं। पहले लिखा हुआ है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लूंगा। सर्कल में क्या लिखूंगा, कैट। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो उससे बड़ा एक सर्कल बना लूंगा और इसमें क्या लिखूंगा, एनिमल। ठीक है, फिर क्या लिखा गया है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। सर्कल बनाता हूँ, ये बन गया मेरा बर्ड्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल बर्ड्स आर कैट्स। ऑल बर्ड्स आर कैट्स, तो ये तो गलत है। कैट सिर्फ बर्ड्स का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी भी बहुत सारा यहाँ पे बचा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, कैट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा उसका सिर्फ कैट्स है, और बाकी जितना भी बचा हुआ हिस्सा है वो सारे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना है कि ऑल बर्ड्स आर कैट्स, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही सेंटेंस क्या हो सकता है यहाँ पर कंक्लूजन में, कि ऑल कैट्स आर बर्ड्स। अगर मैं ये लिखूं तब मेरा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि देखिए जितने भी बिल्लियां हैं सभी आपके बर्ड्स के अंडर है, तो फिर ऑल कैट्स आर बर्ड्स जो है वो सही हो जाएगा, और ऑल बर्ड्स आर कैट्स ये आपका फैलेशियस स्टेटमेंट है। तो इससे भी आसान है आपका इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होता है, इनफॉर्मल फैलेसी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में नहीं, सॉरी, कंटेंट में। तो हम लोग जब भी कंटेंट में कोई मिस्टेक करते हैं या फिर सेंटेंस को समझने में कोई गलती करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती करते हैं, तब उसे कहा जाता है इनफॉर्मल फैलेसी। अब देखेंगे इनफॉर्मल फैलेसी डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले आता है, सबसे फेमस, इसे कहा जाता है पेटिटो प्रिंसिपी। पेटिटो प्रिंसिपी का मतलब क्या होता है, बेगिंग द क्वेश्चन, बेगिंग द क्वेश्चन। मतलब जब आप एक ही बात को बार बार कहते हो डिफरेंट टाइप से, उससे कहा जाता है पेटिटो प्रिंसिपी। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू चला था, मुझे याद नहीं है, स्टार न्यूज या फिर रिपब्लिक टीवी ऐसा कुछ में चला था। उसमें जो रिपोर्टर है नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि आप तो सुबह 4 बजे को उठते हैं। फिर और एक रिपोर्टर बताते हैं कि आप तो बहुत मेहनत करते हैं। फिर और एक रिपोर्टर बोलते हैं आप तो भारत के चौकीदार है, आपने बोला है कि किसी को चैन से मैं रहने नहीं दूंगा, तो आप भी आराम से नहीं रहोगे। तो ये सब क्या है, ये सब है पेटिटो प्रिंसिपी। ये आखिर में हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि हमारे देश के जो पीएम है वो काफी हार्डवर्किंग इंसान है, हार्डवर्किंग इंसान है। तो ये है आपका पेटिटो प्रिंसिपी। जब बहुत सारा बात बताया जाता है पर बात का कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, एक ही बात को फिर से दोहराते रहते हैं, उसे कहा जाता है पेटिटो प्रिंसिपी। फिर आता है एक्सीडेंटल फैलेसी। एक्सीडेंटल फैलेसी, ये जो है एक्सीडेंटल फैलेसी है, इसको हम लोग स्वीपिंग स्वीपिंग जनरलाइजेशन भी बोलते हैं,
इसमें क्या होता है कि कोई एक बंदा जो काम करता है या फिर जिस काम को करना गलत है, उसका हम सबके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्रीमाइस वन में एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मर्डर करना जो है, मर्डर करना गलत है। मर्डर करना आपका गलत है। अब प्रेमाइस टू में है कि एक बिल्ली ने एक चूहे को मार दिया। अ कैट किल्ड अ माउस। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम लोग एक चीज का जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर इम्प्लाई करते हैं कि मर्डर करना गलत है, तो बिल्ली ने चूहे को मार दिया तो बिल्ली भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मर्डर करना गलत है। यहाँ पर अलग बात किया जा रहा है, मर्डर मतलब कोई इंसान जब दूसरे इंसान को मार देता है जानबूझ के, उससे कहा जा रहा है मर्डर। पर यहाँ पर सभी के ऊपर इससे लिया जा रहा है स्वीपिंग जनरलाइजेशन, मतलब सबके ऊपर इम्प्लाई किया जा रहा है कि बिल्ली भी जब चूहे को मार देता है तब वो भी आपका मर्डर है और इसलिए बिल्ला भी आपका गलत है। तो ये होता है आपका एक्सीडेंटल फैलेसी। इसका ठीक उल्टा होता है आपका कॉन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। कॉन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। कॉन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है आपका एक जनरल स्टेटमेंट कि मर्डर करना गलत है, और ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंस में अप्लाई किया जा रहा है। उसका ठीक उल्टा होता है कॉन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। कॉन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से हम एक जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए P1 में मैं लिखता हूं अ सर्जन कट्स अ मैन with knife। ये टू है, तो everyone can cut person with। तो यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है कि सर्जन इंसानों को काटता है नाइफ से, इसलिए सभी इंसान जो है नाइफ यूज कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सर्जन है, पर्टिकुलर सर्जन है, उससे जनरल स्टेटमेंट का यूज किया जा रहा है कि सर्जन जो है, सर्जन क्या होते हैं, ये डॉक्टर्स होते हैं, 5-10 ईयर ये पढ़ाई करते हैं उसके बाद ही कोई ऑपरेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्जन नाइफ यूज कर सकते हैं, इसलिए सभी इंसान जो है वो नाइफ यूज कर सकते हैं। इसे क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप कॉन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फिर हम लोग आते हैं आपके आर्ग्यूमेंट एट वेरिकेंडियम पे। आर्ग्यूमेंट एट वेरिकेंडियम का अगर बताया जाए तो ये होता है फैलेसी ऑफ ऑथोरिटी। जैसे आप टीवी में ऐड देखोगे, टीवी में क्या बताया जाता है कि 9 आउट ऑफ 10
doctors recommend का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। 9 out of 10 डॉक्टर्स रिकमेंड अ टूथपेस्ट। तो ये क्या हो जाता है, ऑथोरिटी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे या फिर डेंटिस्ट बता रहे तो फिर बात सही होगा। जबकि इन एडवर्टाइजमेंट दिखाया नहीं जाता है कि कौन सा डॉक्टर ने बताया, या फिर 9 में से 10 जन ने तो एक टूथपेस्ट के बारे में बताया, पर एक जन जो है वो किस टूथपेस्ट के बारे में बता रहे। फिर टूथपेस्ट में नमक, टूथपेस्ट में सेंसिटिविटी नहीं होगा, टूथपेस्ट में एलोवेरा, बहुत सारे नाटक किए जाते हैं। ये क्या होता है, ये होता है आपका ऑथोरिटी, कि किसी भी चीज में आपका ऑथोरिटी दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि वो बात जो है वो सही है। जैसे टीवी में ऐड दिखाया जाता है कि 9 में से 10 डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं सेंसोडाइन। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट एड वेरिकेंडियम, जहां पर आप किसी ऑथोरिटी से कोई बात बुलवाते हो, इसलिए लोगों को लगता है कि वो बात जो है वो सही है। फिर आएंगे आर्ग्यूमेंट एड मिसकोरेंडियम पे। आर्ग्यूमेंट एड मिसकोरेंडियम, आर्ग्यूमेंट एड मिसकोरेंडियम का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पीटी से कोई काम करते हैं, जब हम लोग मतलब पीटी का यूज करते हैं तब कहा जाता है आर्ग्यूमेंट एट मिसकोरेंडियम। जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रेमाइस 1 में दिया हुआ है नीड जॉब बिकॉज तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, आपका इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मुझे काम चाहिए और ये काम मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। यहाँ पर वो ये नहीं बता रहा है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए मेरे क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए वो ये बात बता रहा है कि मुझे जॉब इसलिए चाहिए, मुझे जॉब इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और मुझे अगर नौकरी मिलेगा तो फिर मेरे पास पैसा आएगा। तो ये क्या है आपका आर्ग्यूमेंट एट मिसकोरेंडियम। फिर हम लोग आते हैं आर्ग्यूमेंट एट बैक्यूलियम पे। आर्ग्यूमेंट एट बैक्यूलम का अगर बात किया जाए तो फिर ये क्या होता है, ये हम लोग काम करवाते हैं ऑन द थ्रेट, कि किसी को डरा के धमका के हम लोग काम करवाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो गुंडे होते हैं वो गुंडे अपना काम इसलिए करवाते हैं कि वो बोलते हैं अगर जिंदा रहना है तो मेरा काम करना होगा। तो ये क्या होता है आर्ग्यूमेंट एट बैक्यूलम। एक नेटफ्लिक्स में सीरीज आया था नार्कोस, वहां पे पाब्लो एस्कोबार के बारे में दिखाया गया था। उनका मतलब जब भी पुलिस से टक्कर होता था तो उनका एक फेमस डायलॉग था कि प्लाटा ओ प्लोमो। प्लाटा और प्लोमो का मतलब क्या होता था, प्लाटा का मतलब होता था आपका सिल्वर, और प्लोमो का मतलब होता था आपका लेड। तो जब भी पुलिस से उसकी टक्कर होती थी तो वो पुलिस को ये लाइन बताता था प्लाटा और प्लोमो, मतलब पुलिस अगर चाहे तो उससे रिश्वत ले सकता है, और अगर रिश्वत ना ले तो लेड जो कि गोली होता है वो गोली खा सकता है। तो ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट एट बैक्यूलियम, कि किसी को धमकी देना कोई काम करवाने के लिए। फिर हम लोग आते हैं आर्ग्यूमेंट एट इग्नोरेटेरियम। आर्ग्यूमेंट एट इग्नोरेटेरियम
आर्ग्यूमेंट एट इग्नोटोरियम का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एविडेंस। इसका यही मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में अगर हम लोग कुछ प्रूफ नहीं कर सकते कि वो गलत है, तब उसे हम लोग सही मान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है कि एलियंस एग्जिस्ट। इससे क्यों माना जाता है कि एलियंस जो है वो पृथ्वी में एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते कि एलियन पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर दुनिया में देखे तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को देखा नहीं जा सकता या फिर उनका काउंट नहीं रखा जा सकता। तो फिर हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि एलियंस दुनिया में नहीं है, इसलिए माना जाता है कि एलियंस इस दुनिया में है। तो ये है आर्गुमेंटम एड इग्नोटेरियम, कि अगर किसी चीज को हम लोग गलत प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर वो आपका सही है। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट एड होमियम। आर्ग्यूमेंट एड होमियम का मतलब क्या होता है? होमियम का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, और आर्ग्यूमेंट एड होमियम का मतलब होता है आपका अगेंस्ट द ह्यूमन। ये तब होता है जब हम लोग किसी इंसान की बातों को उसके कैरेक्टर से जज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कुमार देश एट ओ ए। तो अक्षय कुमार जो है वो कहते हैं कि सुबह को 4 बजे उठ जाना चाहिए, पर हम लोग क्या बोलेंगे कि अक्षय कुमार खुद तो गुटखा बेचता है, खुद गुटखा खाता है, तो ये हम लोग को कौन सी अच्छी सलाह दे सकता है? इसमें क्या हो जा रहा है, हम इंसान के जो कैरेक्टर है उसके बातों से डिसाइड कर रहे हैं। तो उसका जो बात है कि 4 बजे हम लोग को उठ जाना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर हम लोग के सामने है, जो इमेज हम लोग के सामने है, वो अच्छा नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हम अक्षय कुमार की जो बातें है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट एड होमियम। फिर आते इग्नाटियो एलेंची पे, इग्नोरेशियो एलेंची। इग्नोरेशियो एलेंची का मतलब क्या होता है आपका? अवॉइडिंग अवॉइडिंग द टॉपिक। अवॉइडिंग विद द टॉपिक में क्या होता है, किसी एक बात पे अगर डिस्कस किया जा रहा है, उस बात को डिविएट कर दिया जाता है और किसी दूसरे बात पे आपका टॉपिक को ले जाया जाता है। जैसे कि आपका प्रेमाइस में तो सलमान खान जेल में जब थे और उनको कोर्ट ले जाया गया था कि फुटपाथ पे रोड एक्सीडेंट करने के लिए, आप लोग ने उस टाइम में सबने देखा ही होगा कि उन पे क्या केस चल रहा था, कि सलमान खान जो है, सलमान खान फर्स्ट एक्सीडेंट। अब सलमान खान के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या कहा था कि फुटपाथ पे सोना नहीं चाहिए था। फुटपाथ इज अ प्लेस टू स्लीप। तो यहाँ पर आपका इग्नोरेशियो एलेंची यूज किया गया था, कि मतलब मेन केस क्या था कि सलमान खान ने आपके फुटपाथ पे गाड़ी चलाया और लोगों को मार दिया।
और उनके जो सपोर्टर्स है वो ये कह रहे थे कि सलमान खान की गलती नहीं थी, फुटपाथ पे लोग क्यों सो रहे थे, लोग सो रहे थे इसलिए तो एक्सीडेंट हुआ और लोग मर गए, क्योंकि फुटपाथ पे कभी भी लोगों को नहीं सोना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका इग्नोरेशियो एलएनजी। फिर आएंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर कहा जाए, ये ज्यादातर आपके लॉयर्स जो कोर्ट में होते हैं वो यूज करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इसलिए यूज करते हैं ताकि जो इंसान इसका आंसर दे वो खुद से गिल्टी प्रूफ हो जाए। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्टील, कि तुमने चोरी क्यों किया। अगर इसका कोई आंसर देगा तो पहले से प्रूफ हो जाएगा कि उसने चोरी किया था। अब उसका जो भी वो आंसर देगा सबसे पहले तो ये प्रूफ हो जाएगा उसने चोरी किया था, तभी वो कोई आंसर दे रहा है कि उसने क्यों चोरी किया था, कि उसके घर में पैसा नहीं था, उसकी पैसे की जरूरत थी, या फिर जिस घर से उसने चोरी किया उसका मालिक ने उसको पैसा नहीं दिया था, कोई भी कारण हो तो ये पहले प्रूफ हो जाता है कि व्हाई डिड यू स्टील। तो इस ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को ऐसे ही अरेंज किया जाता है कि जो सामने वाला उसका आंसर दे वो पहले से आपका गिल्टी प्रूव हो जाए। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट पे। स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपका वीक आर्ग्यूमेंट। जब हम लोग का इलेक्शन चल रहा था तब उस टाइम पे हेमा मालिनी को ये पूछा गया था कि आपने मतलब अपने जगह पे कौन सा डेवलपमेंट किया है, आपने अपने एरिया में कौन सा डेवलपमेंट किया है। तो हेमा मालिनी ने आंसर क्या किया था, हेमा मालिनी ने बोला था कि आई हैव डन मेनी डेवलपमेंट वर्क बट आई डोंट तो इलेक्शन के टाइम हेमा मालिनी को पूछा गया था आपने अपने जगह में क्या सब डेवलपमेंटल वर्क किया है। तो हेमा मालिनी ने आंसर दिया था मैंने तो बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किया है, पर अभी मुझे याद नहीं है कि क्या क्या मैंने डेवलपमेंट का काम किया है। ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, मतलब आप जो तर्क बता रहे जो बातें बता रहे उसका कोई बेसिस ही नहीं है, मतलब आपने डेवलपमेंट दिया और आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गया है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, जो कि बहुत ही एक मतलब वीक आर्ग्यूमेंट होता है। फिर आते हैं स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है, एक सिचुएशन से आपका दूसरे सिचुएशन को कनेक्ट किया जाता है जिन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरे सिचुएशन को कनेक्ट किया जाता है जिनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में बहुत बार जो घास काटने के लिए आते थे तो क्या क्या घर में क्या बोला जाता था कि देखो जो घास काट रहा, अगर तुम भी पढ़ाई नहीं करोगे तो एक दिन तुम भी घास काटोगे, और घास काटने से तुम्हारा एजुकेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा, और अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे,
अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा तो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे, अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे तो अच्छा तुमको जॉब नहीं मिलेगा, और अच्छा तुमको जॉब नहीं मिलेगा तो तुम्हें कभी अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा, और अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। पहला सिचुएशन को आपका स्लिपरी स्लोप क्या होता है, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को ऐड किया जाता है जिनका एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है, इसे कहा जाता है आपका स्लिपरी स्लोप। फिर पढ़ेंगे हम लोग रेड हेयरिंग के बारे में। रेड हेयरिंग की अगर बात की जाए, रेड हेयरिंग, रेड हेयरिंग की अगर बात की जाए तो रेड हेयरिंग होता है आपका इरेलेवेंट स्पीशीज। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें जो एक साथ नहीं है उन्हें एक साथ बना दिया जाता है ताकि कुछ सपोर्ट मिल पाए या फिर जो मेन मुद्दा है उससे डेफिएट हो पाए। जैसे कि मान लीजिए E1 में दिया हुआ है सलमान खान ने किल्ड ब्लैक बक caused एक्सीडेंट। तो उनके सपोर्टर्स जो है वो क्या करेंगे कि सलमान खान जो है वो डोनेशन तो रेड हेडिंग में क्या होता है, आपका एक इररिलेवेंट थीसिस दिया जाता है। जैसे कि सलमान खान को बहुत जन बोलेंगे कि सलमान खान ने ब्लैक बक मारा है, एक्सीडेंट कॉज किया है, वो अपने गर्लफ्रेंड के खिलाफ काफी अब्यूसिव रहे हैं, पर उनके जो सपोर्टर्स है वो क्या कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सलमान खान काफी डोनेशंस करते हैं और आप देखिए बीइंग ह्यूमन से उन्होंने कितने लोगों के लिए अच्छा काम भी किया है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका रेड हेयरिंग, जिसमें एक इररिलेवेंट थीसिस लगाया जाता है और बताया जाता है कि लोग जो है वो गलत बात कह रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका रेड हेयरिंग। फिर देखेंगे इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब क्या होता है, इक्विवोकेशन का मतलब होता है कोई सेंटेंस जो है उससे अगर सेम मीनिंग रहा तो हो जाता है आपका इक्विवोकेशन। जैसे आपका दो सेंटेंसेस बताया गया और दो सेंटेंसेस में ऐसा कोई वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है तो फिर आता है आपका इक्विवोकेशन। इससे आप दूसरे एक वर्ड भी याद रखिएगा जो कि एग्जाम्स में आते हैं, उसे कहा जाता है एम्बिग्विटी। दोनों आपके सेम चीज है कि सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में जब मीनिंग यूज किया जाता है, वर्ड्स यूज किया जाता है जिसका सेम मीनिंग होता है और वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो उससे कहा जाता है एम्बिग्विटी या फिर इक्विवोकेशन। फिर आते हैं कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर होता है फ्रॉम पार्ट्स टू होल। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है फ्रॉम पार्ट्स टू होल, मतलब एक जन से पूरे होल कम्युनिटी के ऊपर जो इम्प्लाई किया जाता है।
जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जाम में आया था 2021 की 20 के एग्जाम में आया था, दो सेंटेंसेस दिए हुए थे। एक में दिया हुआ था अफ्रीकन आर डिसअपियरिंग, और दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ था ऑल अफ्रीकन्स will disappear। तो ये क्या हो गया, मेरा कॉम्पोजिशन का फैलेसी हो गया, क्योंकि पहला क्या है, सिर्फ कुछ अफ्रीकन से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी अफ्रीकन होंगे वो सभी आपके डिसअपियर कर जाएंगे। तो ये है मेरा कॉम्पोजिशन का फैलेसी। उसका ठीक उल्टा है मेरा डिवीजन का फैलेसी। डिवीजन के फैलेसी में क्या होता है, डिवीजन के फैलेसी में हम लोग देखते हैं फ्रॉम होल, फैलेसी में फ्रॉम होल टू इसमें क्या होता है, देखिए मेरा पहला प्रेमाइस है पिटबुल्स आर डेंजरस। और P2 में तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिवीजन में आपका जो पिटबुल्स होते हैं, पिटबुल्स आपको पता ही होगा कि एक प्रकार के आपके डॉग के प्रजाति होते हैं, और पिटबुल्स को इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई कर पाए, और वो काफी खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, पिटबुल्स आर डेंजरस। तो यहाँ पर सेकेंड प्रीमाइस में बताया गया टॉम जो कि एक पिटबुल है वो भी आपका डेंजरस होगा। तो पिटबुल इतना ज्यादा एग्रेसिव तभी होते हैं जब उनका मालिक उनको ठीक से संभाल नहीं पाते हैं, उनको डेली वर्क पे नहीं ले जा पाते, उनको सही से ट्रेनिंग नहीं दे पाते। तो पिटबुल्स आपके काफी डेंजरस होते हैं। सिर्फ पिटबुल ही नहीं, बाकी दूसरे भी डॉग्स के जो प्रजाति है उन्हें अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा गया, ट्रेनिंग नहीं दिया गया, तो वो भी काफी डेंजरस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, टॉम जो है वो भी आपका डेंजरस होगा, क्योंकि पिटबुल्स यूजुअली डेंजरस होते हैं। तो ये हो गया आपका डिवीजन का फैलेसी। तो आई होप आपने ये सब फैलेसीज देख लिया। अब मुझे लगता है और एक फैलेसी बाकी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करता हूँ मैं, जो और एक फैलेसी है और एग्जाम्स में काफी बार आते हैं, वो है आपका आर्ग्यूमेंटम आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। तो आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, कोई भी काम जो कि आपका पॉपुलर होता है, जो सभी करते हैं, वो हम लोग भी करना चाहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग सभी कर रहे हैं तो तुम भी इंजीनियरिंग कर लो। आप एक बहुत आसान एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे जब ट्रेन आने का वक्त होता है, सभी आपका
रेलवे ट्रैक की तरफ झुक के ट्रेन को देखने की ट्राई करता है, उस टाइम आप भी ट्रैक के सामने चले जाते हैं ट्रेन को देखने के लिए। तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम, कि जो काम आपका पॉपुलर है, जो काम आपके सभी कर रहे हैं, उस काम को आप भी करेंगे। तो ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। तो चलिए इसके साथ हमारा जो तीसरा पार्ट है वो हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग का खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका इंडियन लॉजिक पार्ट 4 जो करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें देखेंगे हम लोग इंडियन लॉजिक। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।